दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का महासंग्राम चल रहा है और आप भी चाहते हैं अपने भाग्य को आजमाना, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि शिक्षा शास्त्र जो कि सीटेट में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, उसको हम लोग कवर अप कर रहे थे। यूनिट 22 अनुभूति और भावना, फीलिंग्स एंड इमोशन, जिसको हम लोग कवर अप कर रहे थे, जिसके अनुसार हम लोग थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 अंग है। दोस्तों मैं बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 अंग हैं। मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं ज्ञान। ज्ञान का संबंध सूचना के उच्च चिंतन से होता है। किसी विषय क्षेत्र में विशिष्ट तत्वों का पुनर्स्मरण या पुनर्पहचान अर्थात स्मरण तत्व की क्रियाएं इसके द्वारा होती है। ज्ञान, नॉलेज, हम लोग स्मरण करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, इंक्रीज करता है। बोध, इसके बाद है बोध, जिसको समग्रता भी कहते हैं। सूचना तब तक महत्वपूर्ण नहीं होती जब तक उससे हम समझ नहीं जाते। जब तक कि हमें बोध नहीं हो जाता है तब तक वह सूचना हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है। इस स्तर पर तथ्यों, संप्रत्यायों, सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का बोध होता है। ज्ञान हो चुका हम लोगों का, बोध जिसको समग्रता कहते हैं वो हो चुका। अब बोले थे प्रयोग, जिसको अनुप्रयोग कहते हैं। सूचना उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसे नई परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान हो गया तो हम लोग को बोध भी हो जाता है, और जब जिसको समग्रता कहते हैं और बोध हो गया तो उसे प्रयोग करने हमको आना चाहिए, एप्लीकेशन करने आना चाहिए कि उसका हम कहाँ यूज करें, किस ढंग से करें, उसको बोलते हैं अनुप्रयोग। सूचना उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसे नई परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। इस स्तर पर मानसिक क्रियाओं में संप्रत्यय, सिद्धांतों, सत्य आदि का प्रयोग होता है। सामान्यीकरण का प्रयोग समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। उत्तरों को मापने के लिए पूर्ण ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात छात्रों ने वास्तविक जीवन में जो कुछ सीखा है उसका वे प्रयोग करते हैं। दोस्तों जानते हैं कि हमारा एनसीएफ कहता है लर्निंग बाय डूइंग विथ रिलेट टू रियल लाइफ। हम लोग करके सीखे और ज़्यादातर वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हुए सीखे। ज्ञान हो चुका है, बोध जिसको समग्रता कहते हैं वो हो चुका है, नेक्स्ट अनुप्रयोग हो चुका है, और नेक्स्ट है विश्लेषण। दोस्तों मैं बता दूं विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। किसी चीज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, मतलब उसका विश्लेषण करते हैं। तो आइए देखते हैं। विश्लेषण सृजनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान विश्लेषण चिंतन से आरंभ होते हैं। जब सूचना प्राप्त होती है तो इनको विभिन्न अवयव तत्वों में विभाजित किया जाता है, जिससे विभिन्न भागों का आपसी संबंध किया जाता है। इस प्रक्रिया को सूचना का विश्लेषण कर सकते हैं। यानी जब कोई बड़े समस्या अपने सामने आती है तो उसको छोटे छोटे भाग में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब तोड़ते हैं, मतलब उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये आपका हो गया विश्लेषण। और संश्लेषण जस्ट अपोजिट होता है विश्लेषण का। विश्लेषण मतलब तोड़ना और संश्लेषण मतलब उसको जोड़ना। जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट करके, तोड़ करके उस पर काम करते हैं, तो वो मेरा विश्लेषण है। लेकिन वह काम का जो निष्कर्ष निकलता है, मतलब उसको हमने जोड़ लिया, वह आपका संश्लेषण होगा। तो आइए देखते हैं संश्लेषण क्या कहता है। इसके अंतर्गत
संप्रत्ययों, सिद्धांतों या सामान्यीकरण के अवयवों या भागों को एक साथ मिलाया जाता है जिससे यह पूर्ण रूप बन जाए। पूर्ण रूप बन जाए मतलब मैंने जो तोड़ा वह संश्लेषण विश्लेषण था और तोड़ने के बाद उसको जोड़ दिया, मतलब पूर्ण रूप मिल गया। जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, जो हमारा रिजल्ट निकला, वो हमारा क्या हो गया? संश्लेषण। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो है वो है मूल्यांकन। और दोस्तों याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी भी आया है और आपको पूछा भी जा सकता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे उच्च उद्देश्य क्या है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन दैट मीन्स इवेल्युएशन। मूल्यांकन दैट मीन्स इवेल्युएशन। संश्लेषण दैट मीन्स सिंथेसिस। विश्लेषण दैट मीन्स एनालिसिस। अनुप्रयोग दैट मीन्स एप्लीकेशन। ज्ञान दैट मीन्स नॉलेज। बोध दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो हम लोग इंग्लिश वर्जन भी इसका देख चुके हैं। अब हमारा मूल्यांकन था, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। ये सबसे उच्च उद्देश्य है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। इस स्तर पर निर्णयों के लिए मानसिक क्रियाएं होती है जो अस्थायित्व या तर्क के क्षेत्र पर आधारित हो सकती है। यह मानक या परमापों में तुलना हो सकती है। निर्णय करना अधिगम के स्तर का सर्वाधिक जटिल कार्य है। बच्चे को हम लोग साल भर तक पढ़ाते हैं, अच्छा से उसे गाइड करते हैं और वर्ष के अंत में सारा हम लोग उसको मूल्यांकन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। ये हमारा मूल्यांकन हुआ। उम्मीद करता हूँ मैं सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को फिर से वही शब्द आ चुका है जो हमारा लेसन चल रहा है, संवेग, इमोशन, जिसको हम लोग प्री वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा था भावना, इमोशन, उसी का दूसरा नाम है संवेग। पर्यायवाची बोल सकते हैं, साइनोनिम। संवेग का अंग्रेजी शब्द है इमोशन। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इमोशन जिसको संवेग कहते हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई। तो हम लोग बोल सकते हैं लैटिन भाषा से हुई और उसका नाम था इमोवेयर, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना। जब हम लोग को कोई चीज़ अचानक कुछ अच्छी खासी सफलता मिल जाती है तो हम लोग क्या होते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी से सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार की उत्तेजनावश करता है। यही अवस्था संवेग कहलाती है। कभी हम लोग खुश होते हैं, ये हमारा क्या है? संवेग है। कभी हम लोग दुख हो जाते हैं, ये हमारा क्या है? संवेग है। कभी हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, ये हमारा क्या है? संवेग है। कभी हम लोग प्रेम करते हैं, कभी हमें भय होता है, ये सारा हमारा संवेग है। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट है उसके अनुसार कुछ दिया गया है। फर्स्ट में है आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सभी ने एक ही बात कहा, लेकिन थोड़ा उसी में उल्टा पुल्टा घुमा फिरा करके बताया है। नेक्स्ट है ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है। उसने कहा उत्तेजित दशा है वुडवर्थ ने, और ड्रेवर ने कहा जटिल दशा है, कॉम्प्लेक्स, जटिल, जिसमें शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा है। दोस्तों जब हमारे चेहरे पर संवेग आता है, जब हमारे शरीर में संवेग इमोशन आता है, तो वह हमारे शारीरिक परिवर्तन भी हो जाता है। ये ड्रेवर का कहना है और होता भी है। और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। नेक्स्ट है
J.S. राउस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट है जर्सील्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ये अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग अपना अपना परिभाषा था। अब हम लोग देखेंगे संवेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशन। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग होते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट है भय, भय जिससे हम लोग डर होता है हमारे अंदर। नेक्स्ट है वात्सल्य। नेक्स्ट है आपका घृणा, वात्सल्य जिसको प्रेम कह सकते हैं, स्नेह बोल सकते हैं, प्यार बोल सकते हैं। नेक्स्ट है घृणा, किसी को किसी से घृणा हो जाती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है वो। नेक्स्ट है कामुकता, कामुकता स्पेशली एडोलसेंस पीरियड में ज़्यादा होती है कामुकता की भावना, जो हम लोग जानते हैं 18 वर्ष की एज ज़्यादातर होता है, 12 से 18 बोल सकते हैं। अब तो 12 वर्ष से 18 वर्ष में कामुकता आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है करुणा व दुख, करुणा और दुख। करुणा कभी कभी, दुख और करुणा इमोशन, फीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक पक्षी एक पेड़ पर बैठा हुआ था और उसे तीर लग गया, वहाँ से दूसरा पक्षी ने देखा, उसका भावना क्या हो गया, करुणा का, ओह, उसे दुख हुआ। नेक्स्ट है आत्महीनता। आत्महीनता अपने आप में हीनता की भावना महसूस होती है। नेक्स्ट है क्रोध, क्रोध कभी कभी गुस्सा भी आता है। नेक्स्ट है आत्म अभिमान, आत्म अभिमान अपने पर अभिमान करना, किसी चीज़ के लिए गौरव करना, घमंड करना। नेक्स्ट है अधिकार की भावना, आपका अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, हमारे देश में हमारा क्या अधिकार है। नेक्स्ट है भूख, भूख मुझे लगती है तो किस प्रकार की प्रेरणा आती है, मोटिवेशन, खाना है। नेक्स्ट है आमोद, आमोद प्रमोद जिसको बोलते हैं, एक होता है आमोद, एक होता है प्रमोद। नेक्स्ट है कृति भाव। नेक्स्ट है आश्चर्य, वंडरफुल, एकाकीपन। तो ये संवेग के प्रकार थे। अब है संवेग की प्रकृति। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करते हैं। संवेगों के उदाहरण हैं खुश होना, शर्मिंदा होना, दुखी होना, उदास होना आदि। ये संवेग के उदाहरण हैं। संवेग हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी को संवेग प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है संवेगों की प्रमुख विशेषताएं। संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। संवेग में दुख, भय, क्रोध, प्रेरणा, ईर्ष्या, घृणा की भावना निहित होती है। नेक्स्ट है संवेगों में तीव्रता का गुण पाया जाता है। संवेग में मानव व्यवहार में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। संवेग क्षणिक होते हैं, ये कुछ देर के लिए होता है, कुछ ही पल के लिए होता है, कुछ मोमेंट के लिए होता है। और इस तरह के संवेग हम लोगों के लिए अच्छे भी होते हैं कुछ और बुरे भी होते हैं, मैक्सिमम अच्छा नहीं कहा जा सकता है। संवेगों में अस्थायी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है, यह अस्थायी नहीं होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पोररी होता है, ये क्षणिक होता है। संवेग सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल, विश्वव्यापक, बड़ा, ब्रॉड। आगे हैं संवेगों के घटक। जब एक व्यक्ति किसी संवेग का अनुभव करता है तब उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे हृदय की गति और रक्तचाप बढ़ जाना, पुतली का बड़ा हो जाना, सांस तेज होना,
मुख का रुख हो जाना या पसीना निकल आना, ये सब क्या है, हमारा संवेग के कारण होता है। सोचिए, जब आप किसी परीक्षा केंद्र गए थे और परीक्षा दी थी, या जब आप अपने छोटे भाई से नाराज हुए थे, तब शायद आपने ये शारीरिक परिवर्तन किए होंगे। नेक्स्ट है व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति। इसका तात्पर्य बाहरी और ध्यान देने योग्य चिन्हों से है जो एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। इसमें चेहरे के हावभाव, शारीरिक स्थिति, हाथ के द्वारा संकेत करना, भाग जाना, मुस्कुराना, क्रोध करना एवं कुर्सी पर हम से बैठना सम्मिलित है। चेहरे के अभिव्यक्ति के 6 मूल संवेग विश्व भर के लोगों में आसानी से पहचाने जा सकते हैं। नेक्स्ट है संवेगात्मक भावनाएं। संवेग उन भावनाओं को भी सम्मिलित करता है जो व्यक्तिगत हो। इस संवेग को वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे प्रसन्न, दुख, क्रोध, घृणा आदि। हमारे पूर्व अनुभव और संस्कृति जिससे हम जुड़े हैं हमारी भावनाओं को आकृति प्रदान करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के हाथ में छड़ी देखते हैं तो हम भाग सकते हैं या अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं। जब यह एक प्रसिद्ध गायक आपके पड़ोस में रहता है तो आप उसके पास अपने प्रिय गीत सुनने के लिए चले जाते हैं। अब है संवेगों का शिक्षा में महत्व। संवेग का शिक्षा में क्या महत्व? शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, हम लोग भी भावी टीचर बनने वाले हैं, तो इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि बालकों में संवेग ऐसा जागृत करे जिससे उसका पढ़ने में रुचि आए, पढ़ाई में मन लगे। नेक्स्ट है शिक्षक बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है शिक्षक बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनके महान कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकता है। शिक्षक रास्ता ऐसा भी दिखा सकता है जिससे बच्चे का संवेग इस तरह से जागृत कर दे कि वह महान से महान कार्य की कर सके, जिससे उसको प्रेरणा मिले, वह कार्य को सफलतापूर्वक कर सके। अभी कोरोना के लिए खोज करे, वह एक बेटर रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। शिक्षक बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। शिक्षक बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियां बताकर उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है। शिक्षक बालकों के संवेगों का विकास करके उनमें उत्तर विचारों, आदर्श गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी शिक्षक की ही है कि वह बालकों के साइकोलॉजी को समझ करके ट्रीट करे, उसे साइको ट्रीट करे, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और उसके लिए सबसे नेसेसरी जो बात है वह है टीचर को साइकोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है, मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे वह बच्चे को अच्छी तरह से समझ सके और सही समय पर सही उसको प्रेरणा दे सके, उसका मोटिवेशन कर सके। तो आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। और आपको यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो आप अपना मोबाइल नंबर एंड नेम कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, जय हिंद।